Audio Jungle. Audio Jungle. कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। मुझे तेरी ज़रूरत है, तुझे मेरी ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़शाणा पर। और पिछली कुछ क्लासों से हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की बात करते आ रहे हैं। केमिस्ट्री चल रही है और केमिस्ट्री में अपना पार्ट 2 यानी टॉपिक नंबर 2 चल रहा है। यूनिट सेकंड चल रही है जिसका नाम है एटम एंड एटमिक मॉडल। और दोस्तों बात जो चल रही थी पिछली क्लासों में वो चल रही थी परमाणु मॉडल से संबंधित। और आज अपन इसी मुहिम इसी बात जो थी उसी को अपन आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और दोस्तों ध्यान से देखिए, अपन पिछली जो क्लासों में पढ़ रहे हैं अपन वहां से अपन ने जो लास्ट बिंदु देखा था वो था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यानी सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, उसके बाद में रदरफोर्ड साहब आए और उसके बाद में यदि अपन को बात करनी है तो आज अपन जो बात करने वाले हैं प्लांक के सिद्धांत की बात की थी। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्लांक क्वांटम सिद्धांत। ये सिद्धांत अपन ने पढ़ा था दोस्तों। और दोस्तों अगर बात की जाए इसमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्या विशेषता थी, तो देखिए यहां बातें जो थी अपने रदरफोर्ड साहब से। जी रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन या ह्रास नष्ट करता रहेगा। लेकिन प्लांक साहब आए और उन्होंने इस बात को गलत साबित किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं साहब वो निरंतर नहीं होता है, वो पैकेट्स के रूप में बंडल्स के रूप में होता है। और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। ये बातें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगला जो मॉडल आया दोस्तों, उस मॉडल का जो नाम है वो है 1913 का नील्स बोहर मॉडल। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल। और यहां से ही अपना जो चैप्टर है आधुनिक मॉडर्न जो एटम के बारे में बात होती है वो यहीं से निकल कर आती है दोस्तों सारी। और सन जो थी इसकी थी 1913, अभी बात की है अपन ने। और इस सिद्धांत में क्या था, इन्होंने क्या कहा, कैसे चीजें देखी गई। इन्होंने देखिए जो बोर का परमाणु मॉडल था, पहली बात तो मैं यहां से ये कह सकता हूं यह सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप ये बताओगे प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित मॉडल है। ये दोस्तों आप ध्यान से देखते हुए ये चीजें जो है वो सभी बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। पहली बात मैं यहां से जो कह रहा हूं बड़ी काम की बात, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किसी भी लेवल पर कि वह कौन सा मॉडल है जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा बोर का परमाणु मॉडल। यानी बोर साहब ने प्लांक की बात को सही माना था और इन्होंने ये माना था कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण होगा वो निरंतर न होकर फोटोन के रूप में होगा। पहली बात समझ में आ रही होली, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित मॉडल पूछा अपन सुन जरा कहीं बताऊं भाई, बोर परमाणु मॉडल। दूसरा जो मॉडल है मॉडल नंबर 2 की बात करें। दूसरी जो बात है इसकी खास बात इसकी क्या है, बोर ने अपना मॉडल हाइड्रोजन मॉडल से प्रारंभ किया। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि बोर साहब जो मॉडल बना रहे थे, बोर जो परमाणु मॉडल दे रहा था, तो उसने अध्ययन के लिए जिस एटम को चुना, जिस परमाणु को चुना वो था हाइड्रोजन परमाणु। सरल परमाणु होता है, इसलिए बोर साहब ने जो परमाणु मॉडल चुना था वो कौन सा था, हाइड्रोजन मॉडल। तो आप यहां से ये वाली बात भी विशेष ध्यान रखोगे।
बात नंबर 2 क्या आई दोस्तों कि पहली बात तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आधारित मॉडल की बात आपसे यदि की जाए तो वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका बोर का परमाणु मॉडल। और ये किससे प्रारंभ करता है, अपना मॉडल स्टार्ट किससे करता है, तो हाइड्रोजन परमाणु से करता है। तीसरा बिंदु देखो भाई, बिंदु नंबर 3, तीसरी जो बात होगी अपनी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें पहले एक बात मैं रदरफोर्ड की लिख देता हूं। रदरफोर्ड साहब की किस बात का ये समर्थन करते थे, ये बोर साहब भी मानते थे कि संपूर्ण धनावेश नाभिक में पाया जाता है। संपूर्ण धनावेश कहां पाया जाता है दोस्तों, नाभिक में पाया जाता है। यह है दोस्तों बिंदु नंबर 3। तो 3 बातें अपन ने बोर मॉडल की पढ़ी। बात नंबर 1 जो थी वो थी प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर यह मॉडल आधारित है। दूसरा जो था इसने अपना जो मॉडल बनाना स्टार्ट किया था वो दोस्तों किया था हाइड्रोजन मॉडल से। और तीसरी बात ये रदरफोर्ड का समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई संपूर्ण धनावेश किस में पाया जाता है, नाभिक में। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में अगली जो बातें होंगी दोस्तों वो बहुत ही खास रहने वाली हैं। आप तुरंत इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आगे की चर्चाएं करता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। बात नंबर 4, बात नंबर 4 देखिए, और चौथी बड़ी विशेष है, इसे मैं स्टार लगा रहा हूं, बड़ी खास बात है। आप याद करें रदरफोर्ड मॉडल ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, जो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है। लेकिन दोस्तों बोर साहब ने बातें वही कही लेकिन बदल कर कही। और क्या बात कही दोस्तों, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अब अगली जो बात है, अगला जो शब्द वर्ड लिख रहा हूं इस पर खास ध्यान दें आप, निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। देखिए ध्यान से देखिए, जो रदरफोर्ड साहब थे उन्होंने क्या क्या कहा था, ये मान लो आपका कोई भी परमाणु नाभिक है और इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे वर्ताकार पथ में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा ऐसे। लेकिन जो बोर साहब थे उन्होंने इस बात को माना नहीं और इसको नए तरीके से पेश किया कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हाँ वर्ताकार होती हैं लेकिन ये फिक्स होती हैं। ऐसे नहीं कहीं भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने लग जाएगा। ये जो कक्षाएं होंगी वो फिक्स कक्षाएं होंगी, स्थायी कक्षाएं होंगी। तो क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित। ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है बोर साहब के लिए। यदि आपसे प्रश्न पूछता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है रदरफोर्ड साहब, और यदि बात कह दी निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, तो ये बात क्या हो गई नील्स बोर साहब की। इतनी बात खत्म नहीं की इन्होंने कुछ अलग चीजें, यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों क्वांटम नंबर्स की, जो आगे पढ़ेंगे अपन। क्वांटम संख्याओं की बात जो प्रारंभ होती है वो नील्स बोर के मॉडल से प्रारंभ होती है। कक्षाओं में चक्कर लगाता है, आगे कहा इन्होंने इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोष कक्षा, या फिर बोलेंगे अपन ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या सेल, अंग्रेजी में बोल सकते हैं। कक्षा का मतलब हो गया ऑर्बिट, इसका मतलब हो गया सेल, और इसका मतलब है एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं दोस्तों बोर साहब, बिल्कुल मैं इस बिंदु पर बहुत ज्यादा स्टार लगा हुआ है तो ये मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात पर पुनः चर्चाएं कर रहा हूं। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित और स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। साहब बात बिल्कुल ठीक थी। और इनको नाम क्या कहा इन्होंने, इन जो निश्चित स्टार वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, परमाणु की कोष कहेंगे, कक्षा कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे दोस्तों, ऊर्जा स्तर। और यही खत्म नहीं की बात, इनको प्रदर्शित करने का तरीका भी बताया नील्स बोर ने। कहीं का भाई आगे देखो बोर साहब, अगली बात, इन कक्षाओं को कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर
कहा जाता है जिन्हें क्रमशः KLMN डैश 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 से प्रदर्शित करते हैं। आपने बहुत सी चीजें देखी होगी और यदि बोर मॉडल समझ में आ गया इसका मतलब आप ये मान के चलिए आप इलेक्ट्रॉन जो विन्यास है उसके बारे में बहुत सी चीजें जानने के लिए तैयार हो। बात कही है भाई, कोष कक्षा ऊर्जा स्तर कह दिया और इन कक्षाओं को नाम भी दिया उसने क्रम से। क्या नाम दिया इनको? जैसे KLMN डैश 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 का मतलब आगे कितना भी बढ़ सकते हैं। और क्या कहेंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? कोष कक्षा ऊर्जा स्तर, पहली कक्षा कौन सी है? KL, दूसरी M, तीसरी N, चौथी ऐसे ऐसे क्या है इनके नाम है। KL, ये क्या है दोस्तों? M। तो क्या लिखेंगे अपन इसको? कक्षा एक, पहली कक्षा को क्या नाम दिया अपन ने? K। दूसरी कोर्स या दूसरी कक्षा को क्या नाम दिया इन्होंने? L। तीसरी कक्षा को M। इस प्रकार क्या कहा दोस्तों, इन कक्षाओं को क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। और आगे बात करूंगा दोस्तों, जब मैं बात करूंगा मुख्य क्वांटम संख्या की, वर्ड याद रखिए, जब भी बात करूंगा मुख्य क्वांटम संख्या की, तो मुख्य क्वांटम संख्या या क्वांटम संख्या में 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो ग्रुप डी लेवल में भी पूछे गए हैं। तो ध्यान रखोगे उनमें कि एक तो किसने खोजा, ये क्या काम करती है और इसके मान कहां से स्टार्ट होते हैं, 3-4 प्रश्न बनेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या का सिद्धांत जो आया था वो नील्स बोर के परमाणु मॉडल से आया है। कक्षा के बारे में अगर कोई बात कर रहे हो सर्वप्रथम तो नील्स बोर ही कर रहे हो भाई। और बोर ने कहा कि अलग अलग कक्षाओं में निश्चित तो स्थायी है वो कक्षाएं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। और इन कक्षाओं को कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर कहेंगे और इन्हें प्रदर्शित करेंगे KLMN आदि से। और फिर दोस्तों इन्होंने यहां भी अपनी बात कंप्लीट नहीं की। यहां से आप एक बार तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसी जो अपनी बात चल रही है इसी बात को और आगे लेकर चलता हूं। जल्दी से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं और क्या बात हुई। तो ये बात आप बिल्कुल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, काम की बात है भाई, काम की बात है। स्पेशल सुनो, नाभिक के चारों ओर कहीं की कक्षा है, निश्चित और स्थायी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इतनी देर जो समस्या थी ना EVM वाली, वो यहां से सोल्व हो गई। कैसे? उसने क्या कहा था रदरफोर्ड ने, इसमें यूं थी कि मान लो ये आपका परमाणु है, इसके चारों ओर ये एक कक्षा है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो उसमें तो क्या था, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा था रदरफोर्ड के अनुसार, और ये कक्षा भी क्या कर रही थी? ऐसे घूम रही थी। यानी ये मान लीजिए आपका नाभिक है और यहां पर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, तो क्या होगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां है तो ये कक्षा भी घूम रही है और इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? ऐसे घूमने गति कर रहा है। तो ये वही बात है जैसे पृथ्वी की बात करते हैं, मैंने पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। उस प्रकार का मॉडल था रदरफोर्ड का। लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि ये जो कक्षा है ना, ये कक्षा ये कभी नहीं घूमती है। केवल कौन घूमता है दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसलिए वो EVM यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला सिद्धांत यहां पर लागू नहीं होगा। फिर क्या लागू होगा वो बात होगी आगे। क्या कहा? निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। और इन कक्षाओं को नाम क्या कहेंगे, क्या अपन किस नाम से जानेंगे दोस्तों? मैं स्पेशल इसलिए कह रहा हूं, कोष कक्षा ऊर्जा स्तर के नाम से जानेंगे। जब मैं आगे बात करूंगा SPDF, तो कोष की बात होगी तो कोष के लिए तो ई को ध्यान रखना, कोष को मतलब ही आता है कक्षा। फिर आप उपकोष बात कराना जी, मैं SPDF आवलो, फिर उसमें कक्षा कहेंगे। तो ये अलग अलग वर्ड है, इसमें आप कंफ्यूज न हो। मैंने क्या कहा है? कोष कक्षा ऊर्जा स्तर कहा और इन कक्षाओं को प्रदर्शित किया KLMN ETC से। और नेक्स्ट बात, K को मतलब पहली कक्षा, L को मतलब दूसरी कक्षा, M को मतलब तीसरी कक्षा। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अगली बात, यही अपन बोर साहब ने ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई और कक्षाओं के बारे में। और नेक्स्ट जो बातें होती हैं वो क्या कही, इसको उठा रहा हूं और इसी बात को मैं आगे लेके चल रहा हूं। बोर ने प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताई। एक फॉर्मूला दिया इन्होंने, वैसे पढ़ते हैं इसे बोरबरी परिकल्पना, लेकिन मैं नील्स बोरबरी परिकल्पना को अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, नील्स बोर के सिद्धांत में काम कर लेंगे कंप्लीट। बात कक्षा से डाल रही है तो एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, अब बात भी बता दी भाई नील्स बोर साहब। और इसके अनुसार वो फॉर्मूला क्या था? वो था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, जहां n बराबर
1 2 3 डैश डैश डैश। ध्यान से देखो भाई, बोर साहब कक्षा बताए, कक्षा के बारे में विचार किया इन्होंने, और प्रत्येक कक्षा में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन आज के, अब बात भी कर दी नील्स बोर साहब। और कहीं बता रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा में कोई भी कक्षा है, अभी का मान कितना इलेक्ट्रॉन रह सके, मैक्सिमम 2n², जहां n क्या है 1 2 3, और n का मतलब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, कक्षा, मतलब पहली कक्षा है, एक दूसरी कक्षा है, एक तीसरी कक्षा है, एक चौथी कक्षा है, ऐसे। अब मैं आपसे यहां सोल्व करवाऊंगा और आप बताएंगे मेरे को तुरंत। मैं कक्षाएं लिख रहा हूं K L, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नीचे दिखेगा नहीं, K L M और N। और आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कौन सी कक्षा में। K को मतलब कौन सी है भाई, प्रथम कक्षा, पहली कक्षा। ये कौन सी है दोस्तों, दूसरी कक्षा। ये कौन सी है, तीसरी। ये कौन सी है दोस्तों, चौथी कक्षा। ठीक है, कक्षा का बारे में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अलग अलग कक्षाएं हैं। और इसके बारे में ध्यान क्या रखना है आपको, इसको ध्यान ये रखना है, सूत्र क्या था, सूत्र में यहां पर सबके लिए एक ही तो फॉर्मूला लेंगे काम में, 2n², यही है फॉर्मूला। अब देखो n का मतलब पहली कक्षा के लिए n को मान कतो होगा भाई 1, तो ध्यान दो 2 गुणा 1 को स्क्वायर, 1 को स्क्वायर कतो या करें 1, यानी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आज के 2। बहुत काम की बात है, बहुत बड़ी परिकल्पना की बातें हैं जो आपको समझनी ही है। चलिए मैं यहां पर लिखूं, चलिए यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं 2n², ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत न हो। यहां मैं लिख देता हूं 2 गुणा 1 का स्क्वायर, यानी तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। दूसरी L कक्षा कौन सी है 2, तो 2, तो ये n की जगह कितना रखना है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा देखो यही 2 गुणा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी सॉरी 2 का क्यूब कितना हो गया 2 थोड़ी है। तीसरी कक्षा है, n का मान कितना होगा 3, और 3 का क्या करेंगे अपन स्क्वायर, 3 को स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी का होगा भाई 18। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना 18। चौथी कक्षा में इसी प्रकार चलेंगे तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, और 16 दूनी कितने हो गए 32। तो इस प्रकार का बताइए इलेक्ट्रॉनों को वितरण। बोर के बारे में ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोर मॉडल बहुत काम का है। प्रश्न गजब के बनते हैं, प्रश्न ऐसे बनते हैं फिर वो गलती होते हैं। ध्यान से समझते रहे आप इसको। बोर के बारे में पहली बात करें आप, हाँ, कि बोर जो था प्लांक सिद्धांत पर आधारित था मॉडल उसका। दूसरो स्टार्ट कौन सा मॉडल से करो, हाइड्रोजन का मॉडल से। तीसरी बात अपन ने कही कि वो रदरफोर्ड की बात मानता है और वो कहता है धनावेश नाभिक में होता है। चौथी बात, इलेक्ट्रॉन ऐसी वैसी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता है, वो निश्चित एवं स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और इन कक्षाओं को क्या कहा गया, कोष कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं कक्षा कह सकते हैं, सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। अगली बात क्या है भाई, इतनी बात कंप्लीट नहीं की इन्होंने। यहीं से जब इसने कोष कक्षा की बात आओ ना, तो ये याद रखो कोष या कक्षा से मैं आगे बताऊंगा एक क्वांटम संख्या ही जिसे कहा अपन ने एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या का बारे में बात करी थे, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। वैसे तो आपको ध्यान ये रखना है, इसने और क्या कहा, बोर ने ये बता दिया कि कोई सी भी कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो उसके लिए इसने क्या फॉर्मूला बनाया 2n²। प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में कि बोर के अनुसार, या फिर अपन सीधा बोर न देकर सीधा ही पूछ सकता है किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर उसमें कैसे देगा ऑप्शन। ऑप्शन ए दे दिया मान लीजिए n², ऑप्शन बी दे दिया 2n², ऑप्शन सी दे दिया 2n, ऑप्शन डी दे दिया 2n³। तो आपको ध्यान ये रखना है, किसी भी कक्षा में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, वो कितनी हो सकती है 2n² हो सकती है। अगर आपको दोस्तों यहां तक की बातें आपको समझ में आई हैं तो आप तुरंत मेरे को यस लिख के भेजें, कमेंट करें तुरंत। और यदि बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपन यहां तक की बातें आपने बिल्कुल क्लियर की होंगी। अपन ने क्या पढ़ लिया है 2n², जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आस्क है, दूसरी में 8 आस्क है, तीसरी में 18 आस्क है, चौथी में 32 आस्क है। एक क्वेश्चन सीधो बनाया करें, और सीधो क्या बनाया करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना दे सीधो, इजी क्वेश्चन बने। तो जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास 25 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 25, क्या जमाओ कक्षा के अनुसार जमाओ, बोर के अनुसार जमाओ।
तो सीधी बात किया जमाशा, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, फिर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8, 8 2 कितना होगा भाई 10, जमाने कितने 25, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 15। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। और यदि बोर मॉडल समझ में आगो ना आपने, तो बोर मॉडल समझ में आने का मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हेल्प होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आने का मतलब आप बंद का प्रकार, आप उसकी संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत सारा जो केमिस्ट्री का बाहर है ना वो आप कंप्लीट कर लोगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये वाली चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये थी बात किससे संबंधित, बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित, और ये बात नंबर 4 थी। और अगली बात आगे लेकर चलता हूं मैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये वाली बातें ये आप जरूर उतारें, ये वाली चीजें जो मैंने यहां बना रखा है ये कैसे अपन ने निकाला है, ये आप जरूर ध्यान दें भाई, कैसे अपन निकाल सकते हैं, कोशिश करें तो फिर आगे कैसी चीजें निकलेंगी अपने पास, आगे फिर आएंगी। ये मैं कहूंगा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, वहां पर मैं डायरेक्ट करूंगा इन चीजों को, इसलिए आप यहां फोकस से देख ले। अगली बात देखो भाई, अगली बात का ये है, नेक्स्ट बात, अगली जो बात आपको यहां से नोट करनी है वो क्या है, अगली जो बात है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये बात तो हो गई, बात किसकी हो गई कि कक्षाएं हो गई, निश्चित कक्षाएं हो गई, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब बात यह है कि उन कक्षा की अपने को कैसे पता चले कि ये कक्षा यहां पाई जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो विशेषता होनी चाहिए ना। तो वो विशेषता क्या है इसकी, वो विशेषता मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज हो। ये पटवार लेवल के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, जहां n बराबर क्या होगा 1 2 3 डैश डैश डैश। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब क्या कह सकते हैं अपन, चलो n को भी मैं एक बार हटा दूं, ये आप थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना n पीछे वाले में कंफ्यूज हो जाओगे 2n² में। ये वाली वो बात है नहीं, इसको मैं पूरी को उठा रहा हूं, ये वाली लाइन याद रखिए आप। इलेक्ट्रॉन बाई कक्षा में चक्कर लगासी जाको कोणीय जो संवेग, जिन कक्षाओं का जो संवेग है ना, वो जो संवेग होगा वो h/2π को पूर्ण गुणज, यहाँ क्या लिखा है पूर्ण गुणज, तो n लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी पूर्ण को मतलब या तो 1h/2π या 2h/2π या 3h/2π या 4h/2π। तो ये क्या है, ये देखो 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये आदि की संख्याएं भिन्न संख्याएं थोड़ी है, फ्रैक्शन नहीं है ये क्या है अपने पूर्ण संख्याएं हैं। तो इन्हीं पूर्ण संख्याओं से गुणा वाली जो कक्षाएं होंगी उन्हीं में क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा। और ये बात पूछी जाएगी जब मान लीजिए आपसे जो सत्य और असत्य कथन छटवाना हो अगले को, तो ये कहेगा निम्न में से बोर के अनुसार कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है, उसमें आपको दे सकता है ये वाली बात। तो आपको ध्यान ये भी रखनी है, क्या बात है अपनी, कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा दोस्तों जिनका संवेग क्या होना चाहिए, h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। और नेक्स्ट जो बात है दोस्तों वो मैं कर लेता हूं, अगली बात ही यहां तक की बात हो चुकी है। अगली बात ध्यान दो भाई, कहीं है अगली बात क्या है, एक बात इसने और कही, इसने क्या कहा कि परमाणु में वैद्युत चुंबकीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल। एक बात बता रहा हूं मैं, ध्यान रखो यहां से, वो क्या है आप ध्यान से देखें इसको। वो नाभिक है भाई, ई के अंदर का ही है इलेक्ट्रॉन है, और सीधी सी बात है यदि कोई वस्तु कोई कण वर्ताकार पथ में गति करसी तो बी के अंदर कब तक गति करता रहेगा, मूल बात है तो वह तब तक गति करता रहेगा जब अभिकेंद्रीय बल, अभी का मतलब अंदर की ओर खींचने वाला, और अपकेंद्रीय बल आपस में क्या रहे, बराबर।
जब तक ये बैलेंस रहे तब तक ये क्या करता रहेगा दोस्तों, गति करता रहेगा। यदि एक भी ऊपर नीचे हुआ, जैसे अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या खींच कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, तो उसका पथ वृत्ताकार नहीं रहेगा। और अपकेंद्रीय होगा तो वो क्या कर देगा, बाहर की ओर। और ये हर जगह लागू होता है दोस्तों। अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल पढ़ेंगे वहां पर ये चीजें देखेंगे कि क्यों पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह गति कर पाते हैं। वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल और जो अपकेंद्रीय बल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण इधर खींचता है और जो उनका अपकेंद्रीय बल है वो बाहर की तरफ, वो दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में गति किया करें। ठीक इसी प्रकार मैंने क्या लिखा, विद्युत चुंबकीय बल, जो अपना स्थिर विद्युत बल या विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, ये प्लस माइनस है इन दोनों के बीच में। जब भी दो आवेशित वस्तुएं हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, बिन कहीं कैसे आपा विद्युत चुंबकीय बल। ये इधर खींचना चाहेगा जबकि अपकेंद्रीय बल किधर इसको इधर लेके जाएगा, तो ये कौन से पथ में बना रहेगा अपना, इसमें वर्ताकार पथ में। तो नेक्स्ट जो बात है, बोर साहब ने क्या कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में ही क्यों बने रहते हैं, तो उसने कहा कि परमाणु में वैद्युत चुंबकीय बल और जो अपकेंद्रीय बल है वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो बात होगी दोस्तों अपनी ऊर्जा स्तर से संबंधित, और मैं यहां से देख लेता हूं, अगली एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट जो बात होगी वो ऊर्जा से संबंधित होगी, और ऊर्जा से संबंधित क्या बातें होती हैं अपन इसके बारे में इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। एक बार पुनः यहां तक की चर्चाओं में अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है, कोई भी आपका कंफ्यूजन है, तो आप तुरंत कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके क्या समस्या चल रही है। यदि कोई समस्या इसमें चल रही है तो आप तुरंत मेरे को बताएं। फिलहाल मैं एक बार फिर से बोर मॉडल की यहां तक की बातें कर लेता हूं। बात नंबर 1, पहली बात क्या की अपन ने कि साहब जो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत है उस पर आधारित है मॉडल। बात नंबर 2 क्या थी, बात नंबर 2 थी हाइड्रोजन मॉडल से इसने क्या किया, अपना मॉडल बनाना प्रारंभ किया। बात नंबर 3, तीसरी जो बात थी बोर मॉडल की वो क्या थी कि इसने रदरफोर्ड के अनुसार कहा कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यस है वो नाभिक में होता है। चौथी सु खास बात प्रारंभ या करेगी, चौथी सु प्रश्न विशेष बना करे कि जो कक्षाएं होती हैं वो निश्चित होती हैं और स्थायी होती हैं, और इन कक्षाओं को कोश ऊर्जा स्तर कहते हैं अपन। और आगे की बात ये भी थी कोश या ऊर्जा स्तर की, जिन्हें KLMN आदि से क्या किया अपन ने प्रदर्शित किया। उसके बाद में इसने कहा कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ताश का सूत्र है 2n² बी के अनुसार। देखिए आप पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, पहली में है 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। ऐसे क्या करते हैं अपन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं। और क्या कहा दोस्तों इन्होंने ये भी बताया, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताई, और इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बताने के बाद में और बहुत सारी बातें इन्होंने कही। जैसे मैंने कहा अभी कि एक तो h/2π का गुणज होना चाहिए। कक्षा के बारे में बता रहे हो कि बी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सके, मजबूरी है इलेक्ट्रॉन की, उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π का क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणज हो जाएगा। और नेक्स्ट जो बात इसमें की जाती है, अगली बात की जो अभिकेंद्रीय तो कौन से बल के रूप में है, विद्युत चुंबकीय बल के रूप में है। और ये मेरे को बताएं विद्युत चुंबकीय बल जो है या जो स्थिर वैद्युत बल है वो किसने बताया था, इसके बारे में आप कमेंट करें। विद्युत चुंबकीय बल है, और दूसरा जो है अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल के बारे में अपन बात करें, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन हमेशा वर्ताकार पथ में गति करता रहता है। तो दोस्तों अब टाइम हो चला है अपना, आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसमें बोर की एक बात और रहती है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या होता है, वो वाली बात अपन बात करेंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बोर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।